हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनेर आईएएस में। ये आज हमारा जो है लास्ट लेक्चर होगा, अ, यानी इंडियन इकोनॉमी का लास्ट लेक्चर नहीं होगा, बैंकिंग सिस्टम का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है। हमारा जो कंप्लीट कोर्सेस है वो 750 यानी 750 का है, यानी 750 रुपए का है। और ये आपको हमारे जो भटनेर आईएएस का ऐप है, यहाँ पे सारा वीडियो कंप्लीट वीडियो के साथ साथ आपको यहाँ पर, जैसे कि अगर हम बात करें तो पीडीएफ मिल जाएगा, टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। ये लास्ट लेक्चर है, जो भी छूटी रह गई हैं, कुछ चीजें जो रह गई हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें। देखो, भारत में मुद्रा का जो है थोड़ा सा इतिहास देख लो कि क्या है। ठीक है। यानी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ करेंसी इन इंडिया, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ करेंसी इन इंडिया। देखो भाई, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है, कुछ इतिहासकारों हिस्टोरियंस का मानना है कि भारत में सबसे पहले जो सिक्कों का प्रयोग किया गया वो 6वीं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य, शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य। देखो, सबसे पहले ना आहत सिक्के, पंचमार्ग सिक्के आए। आहत सिक्के, इन्हें आहत सिक्के क्यों कहते हैं? आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के, पंचमार्ग सिक्के। देखो भाई, इनको ना पीट पीट कर बनाया जाता था, इनको ढाला नहीं जाता था, इनको चोट देके बनाया जाता था। आहत मतलब चोट पहुंचाना। तो ये सिक्के सबसे पहले आते हैं। ठीक है। अब ये जो सिक्के हैं ज्यादातर अधिकांशतः चांदी के बने होते, ज्यादातर ये चांदी के बने होते थे और इन पर प्रतीक चिन्ह अंकित होते थे। ये सिक्के व्यापारिक संघों और राज्यों द्वारा जारी किए जाते थे। इन पर सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, पशु, इन सभी की आकृतियां, चित्र अंकित हुआ करते थे। यानी ये जो सिक्के होते थे, इन पे जो है अगर हम बात करें तो जैसे ये नेचरिज्म को दिखाते थे। नेचरिज्म सोशियोलॉजी में एक टर्मिनोलॉजी है, एक उसका सब हेडिंग है नेचरिज्म, यानी प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद में वही जैसे कि मान लो एक अरुंटा जनजाति ऑस्ट्रेलिया में थी, तो अरुंटा जनजाति जो है नेचरिज्म को फॉलो करती थी और जैसे चंद्रमा, आकाश और सूर्य, ये पशु, पेड़, इन सभी की पूजा किया करती थी। यहाँ भी इन सिक्कों में कुछ ऐसा ही दिखता है। इसमें से जो मार्क्ड हैं, जो चिन्ह मार्क्ड हैं, वो एक्चुअल में नेचरिज्म को दिखाते हैं। अब देखो, भारतीय सिक्कों के इतिहास में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इंडो ग्रीक राजवंश और कुषाण वंश के सिक्कों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडो ग्रीक सिक्कों को जारी करने का जो समय है, जो इंडो ग्रीक सिक्के हैं, इंडो ग्रीक सिक्कों का जो जारी करने का समय है, ये सेकंड शताब्दी ईसा के मध्य, ईसवी के मध्य के टाइम माना जाता है। इंडो ग्रीक चांदी के सिक्कों पर ग्रीक देवी देवताओं और इंडो ग्रीक शासकों के चित्र जो है कुशलता पूर्वक उबारे गए। इन सिक्कों पर शक सम्मत की तारीखें लिखी होती थी। शक सम्मत जिसका यानी स्टार्टिंग, जिसका प्रारंभ 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में हुआ था। मौर्य और गुप्ता पीरियड में, यानी मौर्य और गुप्त वंश के जो शासकों ने भी अनेक सिक्के जारी किए। गुप्त वंश के सोने के सिक्कों की बहुलता से जो वहां जो उस पीरियड की एक प्रोग्रेस, उसकी समृद्धि का अंदाजा लगता है, समृद्धि का पता चलता है। साथ ही साथ बात करें तो देखो, मध्यकाल में जो तुर्कों के शासन में, मध्यकाल में जो तुर्क शासन के दौरान टंका नामक सिक्कों का प्रचलन, छोटे मूल्य वर्ग के जो सिक्कों को, जो छोटे मूल्य वर्ग के सिक्के थे, इनको जीतल कहा गया। जीतल, जीतल कहा जाता था। सिक्कों की ढलाई सोने यानी स्वर्ण, रजत और ताम्र धातुओं से की जाती थी। जो सिक्के हैं ये सोने के ढाले जाते थे, सोने के, चांदी के, चांदी के और ताम्र धातुएं, ताम्र धातुओं के ढाले जाते थे। अब शेरशाह ने जो चांदी के सिक्कों को जारी करवाया, शेरशाह,
शेरशाह ने चांदी के सिक्कों को जारी किया जिसका नाम रुपया था। इसका वजन 178 ग्रेन था और यह आधुनिक रुपया का जो जनक शेरशाह को कहा जा सकता है। तो शेरशाह थे जो ये आधुनिक जो रुपया है इसके जनक माने जाते हैं, ये जनक माने जाते हैं। यह 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक उसी रूप में प्रचलन में रहे और सोने के एक यानी 169 ग्रेन के सिक्के जारी किए गए थे। इन्हीं को मुहर कहते हैं, इन्हीं को मुहर भी कहा गया। मुहर, मैं आपको बता दूं ये जो पुराने सिक्के हैं कुछ मेरी दादी जी के पास रखे थे और ये कॉइन्स ही थे गोल्ड के, लेकिन इनको वो मुहर कहती थी। बाद में मुझे ये पता चला कि अच्छा इन्हें मुहर क्यों कहती थी, उनमें चित्र वर्ग मतलब वही चित्रित हुआ करते थे, ठीक है, तो इनको मुहर कहती थी। बड़े बड़े मतलब कॉइन्स हुआ करते थे। इसके साथ साथ देखो सिक्कों को, जो तांबे के सिक्के हैं इनको दाम कहा गया। तांबे के सिक्के जो थे, तांबे के सिक्कों को दाम कहा गया। क्या कहा गया भाई? दाम कहा जाता। ठीक है, तो ये आपने अब देखा। अब धातु मुद्रा, यहां धातु मुद्रा से क्या तात्पर्य है? भारत में 1840 के बाद जो जारी किए गए सिक्कों पर ब्रिटेन की महारानी का चित्र अंकित होता था। 1840 के बाद जो सिक्कों पे जो पिक बना रहता था, जो चित्र बना रहता था, वो ब्रिटेन की रानी का चित्र होता था। इसका भाई ब्रिटेन की रानी का चित्र होता था, ब्रिटेन की रानी का चित्र होता था। अब 15 अगस्त 1950 से भारतीय सिक्कों पर जो अशोक स्तंभ देखते होंगे, अशोक लाट या अशोक स्तंभ, ये अंकित किया जाने लगा। इसने भारतीय गणतंत्र के प्रथम सिक्का निर्माण का प्रतिनिधित्व करता था। अब भारत में 1835 से 1893 तक रजत मान रहा। रजत सोने का, सॉरी चांदी का सिक्का तो रजत मान रहा, जिसमें चांदी के सिक्कों का प्रचलन में थे। फिर लेकिन हर्षल समिति की सिफारिश के अनुसार, हर्षल समिति आती है तो हर्षल समिति के सिफारिश के अनुसार, हर्षल समिति के सिफारिश के अनुसार मतलब इनने सिफारिश किया, इसके आधार पे 1893 में रजत मान को, जो रजत मान है इसको समाप्त कर दिया गया। रजत मान को समाप्त कर दिया गया, सॉरी इस टाइम को नहीं, इसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद चांदी के सिक्के जो हैं ये 1940 तक चलन में रहे। आगे बात आती है, अगर हम कहें तो इसमें से जैसे कि 1899 में 1899 यानी 1899 में फाउलर समिति आती है। फाउलर समिति, इस फाउलर समिति की सिफारिश के अनुसार, फाउलर समिति की सिफारिश पर, इसके आधार पर अप्रत्यक्ष तौर से स्वर्णमान अपनाया गया। अप्रत्यक्ष तौर से स्वर्णमान अपनाया गया, जो कि ये 1931 तक चलन में रहा और इस अवधि में भारत का सिक्का ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग में परिवर्तित था, जो कि उस समय स्वर्णमान पर ये बेस्ड हुआ करता था, उसी पर आधारित हुआ करता था। एक दूसरा है सब हेडिंग छोटा सा, चौका और दार्शनिक मुद्रा प्रणाली। चौका प्रणाली, इसके साथ साथ दार्शनिक मुद्रा प्रणाली, दार्शनिक मुद्रा प्रणाली, दार्शनिक मुद्रा प्रणाली। देखो भाई 1 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल
1957 तक 1957 में इस चौका प्रणाली के स्थान पे दाशमिक मुद्रा प्रणाली को अपना लिया हमने। अब देखो चौका प्रणाली क्या होती थी। ये जो चौका प्रणाली है, इस चौका प्रणाली के अंतर्गत इसके तहत 4 के मल्टीपल्स यानी 4 के गुणज में इसे जारी किया गया। चौका प्रणाली के अंतर्गत इसको 4 के गुणज में ये होते थे, जबकि दाशमिक जो प्रणाली है इसके सिक्के 10 के गुणज में होते थे। 10 के गुणज में होते थे। तो जैसे आपने देखा होगा कई बार जब आप छोटे रहे होंगे तो चौका प्रणाली के अंतर्गत जैसे 4 आना यानी एक चवन्नी बहुत एक टाइम पे बहुत मैटर करता था, बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। यानी 8 आना यानी एक अठन्नी और 16 आना जो है 16 आना ये 1 रुपया। ये चौका प्रणाली 4 के मल्टीपल्स पे देखो जरा, है ना, 4 के मल्टीपल्स। वही दूसरी तरफ दाशमिक प्रणाली ये 10 मल्टीप्लाई 10 पैसा यानी इज इक्वल टू 100 पैसा। 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपया, 1 रुपया। देखो मतलब एक मैं ये बता दूं कि ये करीब ना 60 के डिकेड में इतना बड़ा अमाउंट था कि मेरे दादाजी बोलते हैं कि वो मार्केट जाते थे और 8 आना में सारा सामान लेके आ जाते थे और कुछ पैसा उनका बच जाता था, और पूरी साल भर का जो सौदा होता है ना तो ये पूरा करके आ जाते थे। इतना मैटर करता था। अब धीरे धीरे महंगाई बढ़ती गई और मैंने आपको क्या बताया था, महंगाई बढ़ने के साथ जो परचेजिंग पावर, क्रय क्षमता होती है मुद्रा की, कम होती जाती है। बाकी मैं मुद्रास्फीति में ये सारी चीजें डिटेल से समझा ही चुका हूँ। ठीक है, एक चीज और आपको याद होगा, आपके जमाने तक ये चमन्नी अठन्नी और 1 रुपया चलता रहा होगा। इस चमन्नी में ना 4 गोल मिठाई मिलता था, 4 कंपट गोल मिठाई, जैसे कि मतलब लॉलीपॉप समझ लो, तो 4 मिला करता था। इस 8 आने में 8 मिला करता था, इस 8 आने में 8 और इस 1 रुपया में 16 मिला करता था। ठीक है, बस मैंने बता दिया है एक उदाहरण आपको। अब देखो खातों के प्रकार देख लो भाई, जो खाते हैं, खातों के प्रकार। जब मैं आपको एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी या टर्म लायबिलिटी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि वहां पे मैं आपको डिटेल में खातों के बारे में थोड़ा सा समझा दूंगा। देखो पहला जैसे ए नंबर सेविंग अकाउंट। भाई ये सेविंग अकाउंट क्या है? जो सेविंग अकाउंट है, अगर हम बात करते हैं इन सेविंग अकाउंट की, तो बचत खाता यानी ये वेतन भोगी जो कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छा बेहतर माना जाता है, अच्छा विकल्प माना जाता है। 1 अप्रैल 2010 से बचत खाते पर ब्याज प्रतिदिन जमा के आधार पर दिया जाता था। इस जो अकाउंट होता था सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, प्रतिदिन जमा यानी प्रतिदिन जमा के आधार पे ये आपको ब्याज मिलता था। बचत खाते पर ब्याज दर का जो निर्धारण है, जो ब्याज है, इसका पहले आरबीआई किया करता था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि कितना ब्याज रहेगा। लेकिन वही 25 अक्टूबर 2010 से ही जो बचत खाते पे जो ब्याज का निर्धारण है उससे संबंधित बैंक करने लगा, बैंक जो है संबंधित करता था। इससे क्या है, आपको ब्याज मतलब इस अकाउंट पे आपको ब्याज मिलता है। बचत खाते पर ब्याज दर का निर्धारण आरबीआई अब नहीं करता है, बल्कि अब जो है संबंधित बैंक करता है, और आपको इस अकाउंट पे अगर आपका पैसा डिपॉजिट होता है तो आपको इंटरेस्ट मिलता है प्रॉपर, राइट। दूसरा अकाउंट है भाई करंट अकाउंट। सामान्यतः यह है जो करंट अकाउंट है ये संस्था के नाम पे मतलब ये खुलता है अकाउंट संस्था के नाम पे, यानी जो व्यापारिक वर्ग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें ना असीमित बार रुपया को आप विड्रॉ कर सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं होता है, तो इस वजह से व्यापारी वर्ग के लिए बेहतर माना जाता है। इसमें से आपको ब्याज नहीं मिलता है,
इस अकाउंट में आपको ब्याज नहीं मिलता है। और ये संस्था के नाम पे जारी होता है, खुलता है, संस्था के नाम पे ये अकाउंट खुलता है। इसमें आप कितने भी टाइम पैसा निकाल लो, उससे पैसा डिडक्ट नहीं, ठीक है। दूसरा है भाई सी नंबर, यानी सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता भाई, अगर हम सावधि जमा खाता की बात करें या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, सावधि जमा जो है न्यूनतम 7 डेज, मतलब न्यूनतम 7 डेज, और मैक्सिमम जो है ये मतलब एक निश्चित समय, मतलब जो मैक्सिमम इसका कोई वो नहीं है, जैसे 6 माह हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, ये हो सकता है। तो सावधि जमा के अंतर्गत 7 दिनों से लेकर के एक निश्चित समय पीरियड, मतलब एक टाइम निश्चित है, एक निश्चित टाइम पीरियड तक के लिए ये होता है। हालांकि सबसे अधिक ब्याज इसी खाते पर मिलता है, लेकिन ब्याज दर जो है जमा की गई राशि और उसकी अवधि पर भी निश्चित निर्भर करती है। इससे संबंधित मैंने कल आपको फिक्स्ड डिपॉजिट जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स्ड डिपॉजिट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया था। दूसरा है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, यानी इसको रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखो भाई, आवर्ती जमा खाता के अंतर्गत एक निश्चित जमा राशि एक निश्चित टाइम पीरियड समयांतराल पर सामान्यतः प्रत्येक माह पर निश्चित अवधि के लिए आवर्ती रूप से जमा की जाती है। इसके अंतर्गत परिपक्वता जो है, परिपक्वता अवधि पर ब्याज के साथ जमा राशि जमाकर्ता को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये होता है आवर्ती जमा खाता या रिकरिंग अकाउंट। दूसरा है लीड बैंक। देखो, लीड बैंक के बारे में मैंने आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया था, मतलब इसका रेफरेंस लिया था और मैंने बताया था कि इसे आगे पढ़ाऊंगा। लीड बैंक जो है, लीड बैंक स्कीम क्या है? देखो भाई, लीड बैंक योजना का जो संचालन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 1969 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य ये था कि जिलों की अर्थव्यवस्था, लोकल लेवल की अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाए। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के एक बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता है। अब जिसे लीड बैंक किसे घोषित किया जाएगा? जिस बैंक की उस जिले में सबसे ज्यादा शाखाएं होंगी, उस जिले में सबसे ज्यादा शाखाएं होंगी, सबसे ज्यादा शाखाएं होंगी, उसको लीड बैंक घोषित किया जाता है। जिस बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता है वह जिला में जो ऋणों की योजना बनाएगा, सरकारी कार्यक्रमों से संबंधित जो वित्त प्रबंधन करेगा, विशिष्ट कार्यक्रमों में जैसे बैंकों को सहयोग करना, उस क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं से समन्वय कायम करना, ये सारे काम लीड बैंक करता है। ये सारे काम लीड बैंक करता है और उस जिले को ये गोद लेता है, ठीक है। तो लीड बैंक कौन? जिसकी सबसे ज्यादा शाखाएं मतलब उस जिले में हो, ओके। दूसरा है सर्वव्यापी बैंकिंग या यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग जो सर्वव्यापी बैंकिंग है, वित्तीय सेवाओं से जुड़ी एक व्यापक अवधारणा है। सर्वव्यापी बैंकिंग में सभी बैंकिंग सेवाएं, निवेश, विकास बैंकिंग, बीमा, जो वित्तीय उत्पाद हैं, इसमें से सेवाएं वो सम्मिलित की जाती हैं और सभी वित्तीय उत्पाद और सेवाओं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। मतलब कि जैसे यूनिवर्सल बैंकिंग के अंतर्गत आपको यहाँ पे बैंकिंग सेवाएं भी मिल जाएंगी, बैंकिंग सेवाएं भी मिल जाएंगी, ठीक है, बैंकिंग सेवाएं भी। मान लो इस बैंकिंग सेवा के साथ साथ आपको यहां पर जैसे बीमा सेवाएं मिल जाएंगी, म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। ये एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह है। म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। यहां पे और भी जो है चीजें जैसे कि कुछ सेवाएं और प्रोडक्ट भी, ठीक है। तो ये सभी सेवाएं यूनिवर्सल बैंकिंग के अंतर्गत मिल जाती हैं, ओके। अब जैसे अगला है एनीवेयर बैंकिंग।
भाई एनीवेयर बैंकिंग की बात करें तो एनीवेयर बैंकिंग से मतलब है किसी भी स्थान से बैंकिंग सुविधा प्राप्त करना। जैसे मैंने सीबीएस बताया था, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, अभी बैंकिंग सॉल्यूशन बताऊंगा, ये उसी से जस्ट संबंधित है। एनीवेयर बैंकिंग का तात्पर्य है कि आप किसी भी स्थान से बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर लो, किसी भी स्थान से बैंकिंग सेवा प्राप्त करना, बैंकिंग सेवा प्राप्त करना, बैंकिंग सेवा प्राप्त करना। ये टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सेवाएं होती हैं। इसके अंतर्गत कस्टमर जिसका खाता बैंक के किसी भी शाखा में है और देश के भीतर बैंक की जो निर्दिष्ट किसी भी शाखा के साथ बैंकिंग व्यवहार कर सकता है, बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है, इसको एनीवेयर बैंकिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? एनीवेयर बैंकिंग कहते हैं। दूसरा है इसमें से इंटरनेट बैंकिंग। भाई ये इंटरनेट बैंकिंग से क्या तात्पर्य है? इंटरनेट बैंकिंग से अभिप्राय है कि इसके माध्यम से जो है मिलने वाली बैंकिंग सुविधाओं से, यानी इंटरनेट के माध्यम से, इस इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हुए जो प्राप्त होने वाली बैंकिंग सेवाएं, जिसमें से ग्राहक घर बैठे इंटरनेट का प्रयोग करते हुए बैंकिंग सेवाओं को अवेल कर सके, वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठा सके, जिसको हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं, जिसको हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। भाई दूसरा है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग, देखो भाई मोबाइल बैंकिंग प्रणाली जो है, इस प्रणाली के अंतर्गत बैंक सामान्यतः मोबाइल फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सहायता से किसी ग्राहक को उसके खाते से डायरेक्टली जोड़ करके बैंकिंग सेवाएं सुविधाएं प्रदान कर देना या प्रदान करता है, इसको जो है मोबाइल बैंकिंग कहते हैं। तीसरा है मतलब है मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट मर्चेंट बैंकिंग, मैंने एमडीआर बताया था वो अलग चीज होती है, मैंने एमडीआर आपको बताया था वो अलग चीज है। मर्चेंट बैंकिंग बस आर हटा दो, वही चीज है। देखो भाई मर्चेंट बैंक जो है व्यापारी जो उद्यमी है, तो इनमें निवेशकों, उद्यमी और निवेशकों के बीच जो है काम करने वाले जो वित्तीय मीडिएटर हैं, वित्तीय मध्यस्थ हैं, मर्चेंट बैंकर्स सामान्यतः नए शेयरों के यानी निर्गमन और आगमन और उनके प्रबंधन का कार्य करते हैं। ये सामान्यतः संसाधनों को इकट्ठा करने और अन्य वित्तीय मामलों के संबंध में कंपनियों को सलाह देते हैं। मर्चेंट बैंक की कार्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए 1993 में इसे सेबी के नियंत्रण में कर दिया गया, इसको सेबी के नियंत्रण में कर दिया गया। अगला है कोर बैंकिंग। ये कोर बैंकिंग क्या होता है? इस कोर बैंकिंग के अंतर्गत फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि दिल्ली में आपका कोई ब्रांच है, ठीक है, आप दिल्ली में आपका जो मदर ब्रांच है, मदर ब्रांच आपने जहां से अकाउंट वगैरह लिया है, ठीक है, और आप मान लो कि किसी दूसरी जगह कलकत्ता पे बैठे हो, तो कलकत्ता पे अगर आप बैठे हो तो आप अपनी उसी बैंक की दूसरी ब्रांच से सारी सेवाएं ले लेना, सारी सेवाएं अवेल कर लेना, कोर बैंकिंग कहलाता है। कोर बैंकिंग का मतलब नेटवर्क से जुड़े सभी बैंक शाखाओं के द्वारा मुहैया कराई जाने वाली बैंकिंग सेवाओं से है। कोर बैंकिंग का प्रयोग उन सेवाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो बैंकिंग की शाखाओं को एक दूसरे के साथ जो सेंट्रल सर्वर होता है उससे कनेक्ट करती हैं। और कोर बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोर का मतलब क्या है? देखो कोर यानी सी इज स्टैंड फॉर सेंट्रलाइज, ओ इज रिफर्स टू ऑनलाइन एंड आर इज रियल टाइम एंड एक्सचेंज, ई इज रिफर्स टू एक्सचेंज। तो कोर बैंकिंग की सुविधाओं जो है, तो कोर बैंकिंग की सुविधा वाले बैंक, यदि आप मान लो किसी भी शाखा में, जैसे मैंने बताया कि आप रुपया जमा करवाते हो, तो आप जो है दूसरे शाखा से अपनी सारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हो, एक सेंट्रल सर्वर के साथ ये सेवाएं कनेक्ट होती हैं, ठीक है, ये कोर बैंकिंग कहलाता है। अगला होता है सोशल बैंकिंग। देखो
ये ऐसे बैंक जो निवेश और ऋण के सामाजिक प्रयोग की दृष्टि से कार्य करते हैं, सामाजिक बैंकिंग की दिशा में सहायक होते हैं। सामाजिक बैंक परंपरागत बैंक की तुलना में कम लाभ और सीमा पर ये कार्य करते हैं। सामाजिक बैंकों की स्थापना का उद्देश्य एक साथ सभी स्तरों पर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए उनकी नेगेटिविटी को कम करना है और उनके सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने का प्रयास करना है। इस प्रकार इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि बैंकों के संचालन और क्रियाओं में सामाजिक उद्देश्य को प्रेफरेंस दी जाए, सामाजिक जो उद्देश्य है इसको वरीयता दी जाए। इसके अंतर्गत जो निर्धनों, स्वरोजगार और जीविकोपार्जन के लिए छोटे छोटे कार्यों, लघु कुटीर है, इनकी स्थापना के लिए वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना। देखो भाई, इसके अंतर्गत मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जैसे कि सोशल बैंकिंग के अंतर्गत मतलब लोगों को कनेक्ट करना है और उनको खासकर जो कि समाज का निम्न तबका है। निम्न तबका यहां आर्थिक तौर से मैं कह रहा हूं, यानी निम्न तबके का मतलब कि जो आर्थिक तौर से क्या है वो सुदृढ़ नहीं है, तो उनके लिए ये व्यवस्थाएं मतलब एक सोशल बैंकिंग के अंतर्गत लाभ पहुंचाया जा सकता है। देखो एक चीज और मैं बताने वाला हूं, जिसे आप बोलते हो ना कि यूपीएससी में बहुत सारे मिथ भी हैं। एक मिथ है कि एक बुक है, ठीक है, और इतनी मोटी सी बुक है जिसका आप लोग हमेशा बोलते हो कि ये बुक करवा दो सर, ये बुक करवा दो सर। उस बुक में हिंदी में इतना गलत लिखा है, इतना गलत लिखा है कि मतलब मैं बयां नहीं कर सकता। आप लोग बोलते हो तो मैं आज खोल के बुक को देखने लगा। रमेश सिंह जी की ही मैं बुक की बात कर रहा हूं। हिंदी में मतलब जो ट्रांसलेशन है इतना पुअर है। आपने कभी सुना है जैसे कि वित्तीय संपीड़न, वित्तीय संपीड़न, अब इसे से और आप जैसे कि राजकोषीय संपीड़न, भाई आपने सुना होगा फिस्कल कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल कंसोलिडेशन, वित्तीय सुदृढ़ीकरण, ठीक है, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, फिस्कल कंसोलिडेशन, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का स्वर्णिम नियम के बारे में मैं बताऊंगा। तो ये देखो क्या लिखते हैं, ये संपीड़न लिखते हैं, इंग्लिश में कंसोलिडेशन और हिंदी में संपीड़न लिखते हैं। दूसरा बिलियन, आपने सुना है, अरे मर्जर को ये बिलियन लिखते हैं, ठीक है, विलय होता है भाई, बिलियन और विलय अलग अलग चीज होती है। तो ये चीजें आप ना नहीं समझ पाओगे किताब से, जो मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है। और देखिए किताब छाप देना बस इतनी जिम्मेदारी नहीं होती है, कम से कम उसको प्रॉब्लम्स को तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं ना, कि भाई आप की बहुत पॉपुलर किताब है लेकिन चलती है मार्केट में एकदम आंख बंद करके चलती है हिंदी क्योंकि हिंदी मीडियम में एक्चुअल में कोई सोर्सेस ठीक ठाक है नहीं है इकोनॉमी का। तो क्या कहते हैं कि अब मैं एक हमारे यहाँ एक फ्रेज बोला जाता है कि मतलब ना कुछ में कुछ ही सही। तो एक ये समस्या है इकोनॉमी के साथ। देखो मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं कि हमारी जो 80-90 घंटे की क्लास रहेगी, मतलब इससे कमी रहेगी, तो मोर देन सफिशिएंट होगा। इसमें से मैं सिंपल और साधारण भाषा में चीजों को क्लिष्ट नहीं करता, मैं संपीड़न को कंसोलिडेशन नहीं बताता, या सुदृढ़ीकरण को मैं संपीड़न नहीं बोलता। संपीड़न अलग बात है और सुदृढ़ीकरण अलग बात है। समेकन भी बोल लो भाई चलेगा, लेकिन ये क्या संपीड़न, मैंने तो पहली बार सुना है। खैर छोड़िए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो बुक जिसके पास है तो अब है, लेकिन जिनके पास नहीं है तो बहुत आतुर ना हो लेने के लिए। जो मैं आपको नोट्स मिलेगा, जो कंटेंट मिलेगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा और बहुत ही इफिशिएंट, ठीक है। तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज उस बुक को बोरो नहीं करें। हिंदी वालों की मैं बात कर रहा हूं प्रॉपरली, क्योंकि उसमें से इतना ट्रांसलेशन पुअर है, इवन वो बुक जो है वो चेक भी नहीं मुझे लगता है की गई है। और ये तो मैं बता दूं कि ये सिर्फ मैंने 2-3 पेज देखे हैं, और तो पूरी किताब में क्या ना होगा, ठीक है। तो खैर छोड़िए और आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो जैसे है कि शाखा बैंकिंग या ब्रांच बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, देखो भाई ब्रांच बैंकिंग, शाखा बैंकिंग के अंतर्गत बैंक का एक अपना हेडक्वार्टर होता है, बैंक का अपना हेडक्वार्टर होता है, और वह अपनी शाखाओं के माध्यम से, सेंट्रल सर्वर के माध्यम से वो कार्य करता है, अपनी ब्रांचेस के माध्यम से। इसको ब्रांच बैंकिंग कहते हैं। तो ब्रांच बैंकिंग, मान लो कि इसका ब्रांच इलाहाबाद में है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, दूसरा हैदराबाद में है, तीसरा भोपाल में है, चौथा अजमेर में है, पांचवा जाके मुंगेर में है।
तो ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये ब्रांचेस हैं, तो ये सेंट्रल सर्वर्स के साथ कनेक्ट होती हैं और ये ब्रांचेस क्या है, सेवाएं देती है, तो ब्रांचेस बैंकिंग है। अगला है ब्रांचलेस बैंकिंग, ये भी होता है, यानी शाखा रहित बैंकिंग, ब्रांचलेस बैंकिंग भी। शाखा रहित बैंकिंग व्यवस्था एक ऐसी बैंकिंग व्यवस्था है जिसमें बैंक अपनी शाखा खोले बिना किसी भी ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इसको ब्रांचलेस बैंकिंग कहते हैं, इसको ब्रांचलेस बैंकिंग कहते हैं। अगला है यूनिट बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग भाई, इकाई बैंकिंग के अंतर्गत प्रत्येक बैंक एक ही स्थान पर होता है और उसके हेडक्वार्टर शाखा दोनों का कार्य करता है, इसको यूनिट बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखा। अब दूसरा हमारा जो एक इंपॉर्टेंट सब हेडिंग है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित कुछ गठित समितियां हैं। तो इन समिति का क्या क्या नाम है और समिति का सुझाव यानी समिति का क्या क्या उद्देश्य है, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। तो समिति का नाम और उद्देश्य, समिति का नाम और उद्देश्य। पहली समिति चलो देख लो, श्यामला गोपीनाथ समिति। श्यामला, क्वेश्चन आता है खासकर स्टेट सिविल सर्विस का, यहां से पेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो श्यामला गोपीनाथ, श्यामला गोपीनाथ समिति। श्यामला गोपीनाथ समिति की अगर हम बात करते हैं तो लघु बचत योजना, लघु बचत योजना के संदर्भ में सुझाव, के संदर्भ में सुझाव, छोटी छोटी जो लघु बचत योजनाएं हैं इनके संदर्भ में सुझाव दिया था, ठीक है, इसके उद्देश्य से। इसके साथ साथ दूसरी है ए खंडेलवाल समिति। ए खंडेलवाल, खंडेलवाल समिति। ए खंडेलवाल समिति मतलब क्या है भाई, बैंकों में मानव संसाधन, बैंकों में मानव संसाधन, मानव संसाधन, बैंकों में मानव संसाधन दक्षता, दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से। तो बैंकों में मानव संसाधन दक्षता में सुधार के उद्देश्य, सुधार के उद्देश्य। अगला है आपका विमल जलान समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विमल जलान समिति। विमल जलान समिति, देखो विमल जलान समिति जो है नए बैंकों के लाइसेंस के लिए जो प्राप्त आवेदन है उनकी समीक्षा करनी थी। नए बैंकों के परमिट के आवेदनों की समीक्षा, अगला है भाई उर्जित पटेल समिति, याद है, समझाया था, उर्जित पटेल समिति। कहां समझाया था, मॉनेटरी पॉलिसी में। मॉनेटरी पॉलिसी में कहां पर, याद होगा मैंने जब बताया था कि भी WPI से हम इसने CPI को मुख्य सूचकांक मानने लगे महंगाई को मेजरमेंट करने के लिए। तो मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण जो है, मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण, नीति ढांचे का विश्लेषण, मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण, इसको सशक्त बनाने के लिए मतलब ये उद्देश्य रखा गया। ऊषा थोराट समिति, ऊषा थोराट, ऊषा थोराट समिति, ऊषा थोराट समिति ना देश के सभी गांव में वित्तीय व्यवस्थाओं को उपलब्ध करवाना, देश की सभी गांव में वित्तीय व्यवस्थाएं
वित्तीय व्यवस्थाएं, वित्तीय व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाना। अगला है एमबी नायर समिति। एमबी नायर, एमबी नायर समिति। एमबी नायर समिति यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का क्लासिफिकेशन की समीक्षा और इस क्षेत्र में उधार से संबंधित मुद्दों को संशोधित और दिशा निर्देश देना। फिर आता है नचिकेत मोर समिति, कल डिटेल में समझाया था। नचिकेत मोर समिति, नचिकेत मोर समिति। भाई जो लोअर इनकम फैमिली है, लोअर इनकम फैमिली है और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, तो इनके लिए वित्तीय सेवाएं यानी जो छोटे स्मॉल व्यवसायी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इनको वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाना। दीपक मोहंती समिति, दीपक मोहंती, दीपक मोहंती समिति। दीपक मोहंती समिति जो है ना, ये वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसके मतलब वित्तीय समावेशन की मध्यवार कार्य योजना तैयार करना। तो ये तो क्या है, कुछ हमारी समितियां हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, अभी कुछ और हैं। यहां से एक क्वेश्चन तो स्टेट सिविल सर्विस में पीटी में बनता है, बनता ही बनता है, ठीक है। दूसरा है एमएन गुइपोरिया समिति, एमएन गुइपोरिया, एमएन गुइपोरिया समिति। जो एमएन गुइपोरिया समिति है ना, ये कस्टमर सर्विस में रिफॉर्म, कस्टमर सर्विस में रिफॉर्म की बात करती है। कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवाओं में, ग्राहक सेवाओं में रिफॉर्म की बात करती है। फिर ए घोष समिति, बीपीएससी का पेट क्वेश्चन, ए घोष समिति। ये जो ए घोष समिति है ना, बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से, जो बैंकों में धोखाधड़ी होती है, बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से, धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से। अगला है पी आर नायक समिति, पी आर नायक, पीएन नायक नहीं है, पी आर नायक। ये मीडियम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को ऋण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये रही है। कुछ एस तारापुर, तारापुर, ये जो है ना, विदेशी विनिमय में पूंजी खाता की परिवर्तनीयता को लेकर के, फॉरेन एक्सचेंज में जो कैपिटल, जो पूंजी खाता है, तो पूंजी खाता में परिवर्तनीयता को लेकर के। आरबी गुप्ता समिति, कल डिटेल में समझाया था जब मैं आपको केसीसी समझा रहा था। तो आरबी गुप्ता भी कृषि ऋण के सुधार में, कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार से संबंधित, ऋण के क्षेत्र में सुधार से संबंधित। अगला है वाई बी रेड्डी समिति। जो वाई बी रेड्डी है, छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था के सुधार में, छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था के सुधार। पी आर खन्ना, दीपक पारेख, पी आर खन्ना, मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं, अभी एक 2-4 दिन एक संस्थान के मास्टर साहब ने, उनका खन्ना सरनेम है, उनने बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे वर्ड बोले थे, हमें नहीं, भगत सिंह की कंपेयर एक्चुअल में उन्होंने की थी तालिबानियों से। उनके कोट एंड कोट स्टेटमेंट बता रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि भगत सिंह मेरे हीरो हैं और भगत सिंह ने वही किया जो तालिबानी कर रहे हैं। मतलब, और दूसरी बेशर्मनाक बात ये बताऊं कि अभी तक उस
एजुकेटर या उन एजुकेटर को उस संस्थान से फायर भी नहीं किया। जरा समझिए, मतलब आप हमारे फ्रीडम फाइटर को, आप हमारे हीरो को तालिबानियों से कंपेयर करते हैं। तालिबानी जो कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, कितनी मतलब वहां आप देख रहे हैं इतनी समस्याएं हैं। उस दिन जब आप वहां से एक प्लेन उड़ रहा था तो लोग उसके विंग्स में बैठ रहे थे, उसके विंग्स में बैठ रहे थे। उनने इतना आतंक करके रखा है, और हमारे हीरो की कंपेयर आप, हमारे फ्रीडम फाइटर की कंपेयर आप तालिबानियों से कर रहे हैं। तो अब क्या ही बताएं इनके बारे में। तो एक्चुअल में उनका भी सरनाम खन्ना ही है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं मुस्कुरा दिया था, तो मैंने एक केस भी बता दिया। ठीक है। अब लोगों का क्या होता है ना, कि कुछ भी पीआर के लिए करते हैं, कुछ भी टीआरपी के लिए करते हैं, कुछ भी। भाई थोड़ा सा अपनी, आप जुडिशरी को पढ़ा रहे हो, थोड़ा सा तो मर्यादा बना के रखो। दूसरी बात जो है कि आप कह रहे हो कि हम बहुत बड़े योग्य व्यक्ति, ये फलान ढिकान, आपकी योग्यता, आपकी मेंटेलिटी यहीं से पता चलती है कि अगर आप हमारे फ्रीडम फाइटर की कंपेयर तालिबानियों से कर रहे हो तो फिर क्या ही कहा जाए। देखिए, मैं यहाँ लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जब पॉलिटी में पढ़ाऊंगा तो मैं पॉलिटी में जरूर डिस्कस करूंगा लेफ्टिस्ट और राइट विंग और लेफ्ट विंग, लेकिन हमें तार्किक होना चाहिए। इतना भी हम लेफ्टिस्ट ना हो जाएं कि हम अपने वजूद को खो दें। ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी सोच हो सकती है कि आप लेफ्टिस्ट हैं या राइटिस्ट हैं, सेंट्रलिस्ट हैं, ये नहीं मैटर करता है। लेकिन ये मैटर करता है कि आप जैसे लोग, आप तो बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, बच्चे सुन रहे होंगे। कल के दिन अगर कोई बच्चा, आप जुडिशरी को पढ़ा रहे हैं, कल पीसीएसजे के अंतर्गत मान लीजिए जज साहब बन गए, तो क्या लोगों के साथ जो न्याय, जो पीड़ित व्यक्ति है उनके साथ न्याय हो पाएगा? शायद तो मुझे नहीं लगता कि जो पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय हो पाए। क्यों? क्योंकि वो, अरे भाई देखो, गुरु का तो इम्पैक्ट घर में माता पिता और गुरु का इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है बच्चों पे, एकदम पड़ता है। ठीक है। और अगर आप मान लो कि मुझसे आप पढ़ रहे हैं तो मुझसे थोड़ा बहुत तो आप प्रभावित हो ही जाते हैं। ठीक है, या किसी से भी। और अगर ये मेंटेलिटी रही तो क्या वो बच्चे न्याय कर पाएंगे? तो शायद बहुत मुश्किल है। लेकिन लोगों को क्या समझाएं? लोग बताए ना कि टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं हमारे फले संस्थान का, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो ऐसे ही बक दिए, हम तो ऐसे ही बक ही देते हैं। अरे भाई थोड़ी सी तो गरिमा बना के रखिए। आप जुडिशरी को पढ़ा रहे हैं, उसकी खुद की जुडिशरी की गरिमा है, आप उनको छीण कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं। इससे आप क्या तैयार कर रहे हैं? आप भारत में ऐसे मतलब कंपेयर करके, जो अपने आप को वाकई में आज जो सोशल वर्क कर रहे हैं लोग, या फिर अपनी आवाज उठा रहे हैं, आप उनकी कंपेयर तालिबानियों से कर रहे हैं। मतलब आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं देश को या बच्चों को? लेकिन नहीं समझ आ रहा। तो कुछ लोगों की हद ही नहीं होती। खैर छोड़िए, पीआर खन्ना सकती। एनपीए जो है, एनपीए का ब्लूप्रिंट, तो एनपीए, एनपीए तो रूपरेखा में परिवर्तन यानी ब्लूप्रिंट तैयार करना था। दीपक पारेख समिति, यूपीपीसीएस 2017, दीपक पारेख, दीपक पारेख समिति। ये आधारिक जो संरचना के वित्तीय मामलों में सुझाव देने के उद्देश्य से, सॉरी, आधारिक संरचना, संरचना में वित्तीय मामलों के सुझाव देने के उद्देश्य से डी सुब्बाराव समिति, डी सुब्बाराव, डी सुब्बाराव समिति। भाई ये मौद्रिक नीति पर यानी तकनीकी सलाह के उद्देश्य से, मॉनेटरी पॉलिसी पे तकनीकी सलाह के उद्देश्य से, क्या भाई? तकनीकी सलाह के उद्देश्य। ठीक है। दामोदरन समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। दामोदरन, दामोदरन, देखो जो दामोदरन समिति है,
बैंकिंग सर्विसेज बैंकिंग सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सिफारिशें, फॉर एग्जांपल न्यूनतम बैलेंस की अवधारणा को समाप्त करना, जो उसमें से बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, और जो है बैंकिंग से संबंधित जो सेवाएं हैं उनको निःशुल्क बनाना। ठीक है, तो जैसे कि न्यूनतम बैलेंस की अवधारणा को समाप्त करना, यानी मान लो कि वही नो फ्रिल्स अकाउंट की ही बात कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये सारी समितियां रही हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इससे समिति से ही क्वेश्चन पूछ। ओके, अगला है बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल, भाई बैंकिंग लोकपाल की अगर हम बात करते हैं तो बैंकिंग से संबंधित जो हैं ग्राहकों की शिकायतों को सुनने के उद्देश्य से जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, तो इनके जो बैंकिंग जो ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, तो इनकी शिकायतों को सुनने के उद्देश्य से, समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से, तो शिकायत जो है, शिकायतों को सुनने के उद्देश्य से और जो आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से, आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से 1995 से बैंकिंग लोकपाल के लिए लोकपाल की शुरुआत की गई। बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत की गई। अब इस योजना में दो बार यानी 2002 और 2006 में संशोधन किया गया। 2002 और 2006 में संशोधन किया गया। बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 पूर्ववर्ती योजनाओं से अधिक व्यापक है, अधिक ब्रॉडर है। इसमें शिकायतों को ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण और अपीली जो है प्राधिकार नामक संस्था का प्रावधान किया गया। बैंकिंग लोकपाल बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों और बैंकिंग लोकपाल योजना में जो कुछ और मामले हैं उनका समाधान के लिए यह एक संस्थानिक और विविध ढांचा उपलब्ध करवाता है। अब बैंकिंग लोकपाल एक अर्ध न्यायिक जो प्राधिकारी है, इसकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है और बैंकिंग लोकपाल भारत में कार्यरत भारतीय और विदेशी बैंकों से संबंधित शिकायत रही हैं। शिकायतें भारतीय ग्रामीणों जो भारतीय नागरिकों, प्रवासी भारतीयों और अनिवासी भारतीयों से संबंधित हों या फिर विदेशी नागरिकों की भारतीय बैंक से संबंधित हों, इनको सुनने के लिए, उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाता है और इनके द्वारा पारित आदेश अंतिम और बाध्यकारी नहीं होता, बल्कि रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के नेतृत्व में गठित अपीली प्राधिकरण में इसके विरुद्ध अपील करी जा सकती है और बैंकिंग लोकपाल के द्वारा जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो निःशुल्क दी जाती हैं। ठीक है, तो हम बैंकिंग लोकपाल और बैंकिंग सेवाओं से जो संबंधित जो इश्यूज रहे हैं, जो इसमें से कमियां रही हैं, तो इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें से कि अदायगी ना होना या चेक ड्राफ्ट या फिर बिलों या फिर इसकी वसूली या भुगतान में थोड़ा सा लेट हो जाना या असाधारण लेट हो जाना, विलंब हो जाना, यानी अदायगी ना होना, अदायगी ना होना, या जो चेकों ड्राफ्ट अदायगी ना होना, चेकों या ड्राफ्ट में विलंब हो जाना। ठीक है, काम काज के निर्धारित समय का पालन ना किया जाना, जो काम काज है, काम काज के निर्धारित समय का पालन ना किया जाना, ड्राफ्ट भुगतान आदेश और बैंकर्स चेक जारी करते समय जो है विलंब या फिर विलंब करना या जारी ना करना, ऐसा भी हो सकता है। बैंकिंग अथवा उससे सीधे बिक्री एजेंटों के द्वारा लिखित तौर से वचन दी गई जो प्राथमिक जो सुविधाएं हैं तो उनको प्रदान करने में विलंब हो जाना, या ग्राहकों को जो ग्राहक है, कस्टमर्स हैं, इनको पर्याप्त पूर्व सूचना दिए इन पे कोई भार यानी प्रभार लगाना, किसी वैध कारण के बिना जमा खाता खोलने से इनकार कर देना, कोई अगर वैध कारण नहीं है और आप इनकार कर रहे हो, भारतीय रिजर्व बैंक जो है सरकार के द्वारा दी गई अपेक्षा के अनुसार करों के प्रति भुगतान स्वीकार करने में विलंब या फिर इनकार करना,
या फिर सरकारी प्रतिभूतियां जारी करने से इनकार या फिर विलंब, या फिर सेवा प्रदान करने में असमर्थता या सेवा प्रदान करने में शोधन में या विलंब करना, बिना पर्याप्त सूचना या बिना पर्याप्त कारण के जमा लेखों का जबरन बंद करना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। दूसरा बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन, जरा ये देखो बिटकॉइन क्या है। हालांकि बिटकॉइन में एक जगह और भी अभी पढ़ाऊंगा। देखो बिटकॉइन ना, ये नई इनोवेटिव डिजिटल टेक्नोलॉजी और वर्चुअल करेंसी है। इसको 2008-9 में सतोशी नाकामोटो नामक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने इसको शुरू किया था, इसको प्रचलन में लाया गया था। कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए इस मुद्रा के बिना किसी मध्यस्थता के ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। वहीं इस डिजिटल करेंसी को डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है, जबकि जटिल कंप्यूटर एल्गोरिदम और कंप्यूटर पावर से इस मुद्रा का निर्माण किया जाता है। इसी को माइनिंग कहते हैं। जिस तरह रुपए, डॉलर, यूरो खरीदे जाते हैं, उसी तरह बिटकॉइन भी खरीदी जाती है और ऑनलाइन भुगतान के अलावा इसको पारंपरिक मुद्राओं में भी बदला जाता है। बिटकॉइंस की खरीद बिक्री के लिए एक्सचेंज भी है जैसे कि, लेकिन उसका कोई औपचारिक रूप नहीं है। और एक कुशल तकनीकी होने की वजह से कई कंपनियां जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इसका खूब इस्तेमाल करती रही हैं। लेकिन बिटकॉइंस के चलते एक समस्या भी है, कुछ चुनौतियां हैं। कैसे? जैसे इसको ब्लैक मनी या हवाला या आतंकी गतिविधियों में बिटकॉइन के माध्यम से फंडिंग करी जा सकती है। ग्राहक की डाटा संबंधी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। निजी लेन देन को गैर कानूनी उद्देश्यों से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें रही हैं। अब देखो गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं की अगर हम बात करते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, तो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं 4 होती हैं। जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। अब गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत अगर हमने जैसे कहें, मान लो कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और प्राथमिक डीलर। देखो भाई, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में 4 हैं। जैसे कि मैंने एग्जिम को बताया था, आप किस एग्जिम हो गया, एग्जिम मतलब भारतीय निर्यात आयात बैंक। और दूसरा मैंने नाबार्ड बताया था, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। तीसरा मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आवास बैंक, जो है राष्ट्रीय आवास बैंक। और चौथा मैंने बताया था भारतीय लघु उद्योग बैंक। तो ये 4 अखिल भारतीय संस्थाएं हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की बात करें तो जमा स्वीकार करने वाली बैंकिंग वित्तीय कंपनी और जमाएं स्वीकार ना करने वाली गैर वित्तीय कंपनी। ठीक है, तो ये अगला हमारा सब हेडिंग है DRI। यानी ब्याज की अंतरात्मक दर। यह एक ऋण कार्यक्रम है जिसको सरकार ने अप्रैल 1972 में शुरू किया था। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों का यह दायित्व बनता है कि वे पिछले साल जो भी दिए गए कुल ऋण के 1% को गरीबों में गरीबतम हैं, यानी जो पोरेस्ट अमंग पुअर्स हैं, इनको 4% सालाना ब्याज दर उपलब्ध करवाएं। तो ये तो रहा DRI। यानी इससे संबंधित जो भी पॉसिबिलिटीज थी ये तो हमने कंप्लीट इसमें कर दिया है। बस इसमें से ध्यान रखिएगा कि ये जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम हो गया कंप्लीट। आपका बैंकिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसमें से 2 लेक्चर हम इंट्रोडक्शन का, यानी एक लेक्चर हम देखो इंट्रोडक्शन, इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी, इसके अंतर्गत हम कल इसमें से करीब 35 से 40 जो भी क्वेश्चन आएंगे 1 घंटे में, लगभग एक लेक्चर में बना लेंगे।
और बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत एक लेक्चर बना लेंगे। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला वो भी हम कर लेंगे। ओके, तो ये आपका बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं किसी भी बच्चे को यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जितना भी मैंने पढ़ाया है तो उससे बाहर क्वेश्चन बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, मैं ऑलरेडी आपको जो एटीएम के प्रकार हैं उनको आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके साथ साथ जो और पॉसिबिलिटीज थी जो भी चीजों की, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जो कुछ करंट जो न्यू डेवलपमेंट है, तो करंट का हम इकोनॉमी करंट का 7 से 8 जो 10 वीडियो जो भी बनेगा वो हम अलग से बना लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, आज यहीं तक। ठीक है।